विज्ञान के अध्याय नंबर 3 धातु अधातु के प्रश्नों का हल। मतलब धातु अधातु में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ज़्यादातर अभी तक के एग्जामों में कौन कौन से प्रश्न धातु अधातु से पूछे जाते हैं, उन्हीं की सीरीज हम जो है चला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। उसी के आगे बढ़ेंगे तो लेक्चर नंबर 1 में हमने लगभग 3-4 क्वेश्चन डिटेल में पढ़े थे, किस प्रकार से जो है भर्जन क्या होता है और जो है संक्षारण क्या है, ये सब चीज़ें जो है हमने आपको बताया था। अभी देखिए इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस को हल करना है हमें। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। क्या क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है कि जिंक धातु के सल्फाइड अयस्क से धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए। ये 2 नंबर का प्रश्न आपको दिया है कि कहा है कि यहाँ पर देखेंगे कि जिंक धातु के सल्फाइड अयस्क से धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए। तो देखिए आपको दिया गया है कि जिंक धातु का निष्कर्षण करना है किसी सल्फाइड अयस्क से। तो चलिए देखते हैं, हम यही आशा करते होंगे आप पढ़ रहे हैं। कॉपी और पेन लेकर बैठिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए कि किस प्रकार से इसमें कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से रिएक्शंस आपको बताए जा रहे हैं। वैसे सिर्फ आप वीडियो बैठ के देखते रहोगे, सो के देखते रहोगे, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर आप पढ़ ही रहे हैं, पढ़ना चाहते, क्वेश्चंस को हल करना चाहते, तो ये चीज़ खासकर ध्यान रखिए कि देखिए अभी आपको बहुत ज़्यादा हम समझाना नहीं चाहेंगे। आप खुद समझदार हैं कि आपको एग्जाम देना, आपको किस तरह पढ़ना है, आप खुद समझ लीजिए। और आपको देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको PDF का लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। आज टेलीग्राम ग्रुप बनाकर आपको ज़रूर से ज़रूर प्रोवाइड कर देंगे। 1-2 वीडियोज़ कह रहे टेलीग्राम पर ज्वाइन करवा देंगे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। इस बार पक्का है, टेलीग्राम ग्रुप बना लिए, आपका कर देंगे। देखिए कह रहा था कि सल्फाइड अयस्क से क्या बनाना है, कोई भी सल्फाइड अयस्क जिंक का ले लीजिए और जिंक का निष्कर्षण बताइए। देखिए तो और रासायनिक समीकरण लिखना है। मेन पर्पज ये याद रखिए कि रासायनिक समीकरण आपको लिखना है, वही तो आपको सीखना है। सल्फाइड अयस्क है तो उसका क्या करते हैं, निस्तापन की भर्जन। खुद देखिए, समझिए, उसको पढ़िए, निस्तापन भर्जन को पढ़ के रखिए, समझ के रखिए। वैसे भी हम अपने प्रीवियस लेक्चरों में उसको पढ़ाए, एकदम अच्छे से समझा, आप खुद देख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले जिंक ब्लेड का सूत्र हो गया ZnS। आपको जितने भी सल्फाइड अयस्क होते हैं उनका होता है भर्जन। क्या होता है, भर्जन। तो भर्जन क्या है, भर्जन एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में, यानी वायु की पर्याप्त मात्रा में उसके गलनांक के, तो भर्जन वायु की उपस्थिति में होती है ना। देखिए कौन सी अभिक्रिया होगी इसमें, तो इसमें आपको मिल जाता है ZnS और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, मतलब O2। जब इसकी अभिक्रिया करवाएंगे, यहाँ पर हीट कर देंगे, ताप को बढ़ा देंगे जितना टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। जैसे ही हीट करेंगे ये क्या बना लेता है, जिंक ऑक्साइड ZnO। और यहाँ से कौन बाहर निकल जाता है, SO2 अशुद्धि के रूप में कहाँ से निकल जाता है, यहाँ से बाहर। तो इसको अगर संतुलित करेंगे तो इसका दुगना कर दीजिए, क्योंकि संतुलित है नहीं। इसको जब दुगना करेंगे तो ऑक्सीजन भी, ये Zn भी दुगना होगा। जब Zn दुगना होगा तो सल्फर भी तो दुगना है, तो सल्फर को भी दुगना, कितना हो गया, सल्फर 2 हो गया। और यहाँ से जिंक कितना हो गया, तो जिंक भी 2 हो गया। तो जिंक 2 है, इधर भी जिंक 2 है, सल्फर 2 है, सल्फर 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 2 यहाँ से, 4 यहाँ से, तो मतलब 4 2 6। तो यहाँ 3 का गुणा कर दीजिए, 3 दूना 6। आपने जो है समीकरण को संतुलित भी कर लिया और आपका भर्जन भी हो गया, किसका, जिंक सल्फाइड का। आगे भर्जन के बाद इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, भर्जन के बाद क्या होता है प्रोसेस, निस्तापन का। तो जब इसमें निस्तापन करते हैं तो निस्तापन करते वक्त क्या करते हैं, ये किस प्रकार का है, ये आपका मिलता है जिंक ऑक्साइड। यही तो मिला, मेन कौन मिला है, जिंक ऑक्साइड। अब इसी जिंक ऑक्साइड को क्या करते हैं कि SiO2 यानी सिलिका के साथ इसको हीट करते हैं। क्यों हीट करते हैं, देखिए जिंक ऑक्साइड को, अब सभी तो है नहीं अयस्क, क्योंकि सभी अयस्क तो हैं, इससे सिर्फ धातु उन्हीं से मिलेगा जिसकी आवश्यकता है। ये एक प्रकार का अम्लीय गालक होता है। कौन होता है, अम्लीय गालक। और इसका काम क्या है कि भर्जन के बाद जो आपका प्रगलन का प्रोसेस आता है उसमें क्या करते हैं, धातु के अयस्क को पिघला देते हैं। जब पिघला देंगे तो उसमें जो अशुद्धि है, अगर अम्लीय है तो क्षार मिलाते हैं, अगर क्षारीय है तो क्या मिलाते हैं, अम्ल। तो ये क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है। जैसे ही मिक्स करेंगे ZnSiO3 बना लेता है। इसका नाम है जिंक सिलिकेट।
क्या नाम है? जिंक सिलिकेट। ये क्या होता है? ये धातुमल होता है। क्या होता है? धातुमल कह लीजिए या मिट कह लीजिए। ये धातुमल या मिट मिलता है कहाँ पर? वात्या भट्ठी का चित्र भी हमने आपको बनाकर बताया प्रीवियस लेक्चर में कि किस प्रकार से वात्या भट्ठी में इसका प्रगलन करते हैं और यहाँ से धातुमल कहाँ निकल जाता है? बाहर। तो इस प्रकार से हो गया आपका कितना? यहाँ पर आपका हो गया जिंक सल्फाइड अयस्क का भर्जन, भर्जन का एक रिएक्शन, फिर उसके बाद कौन सा? प्रगलन, प्रगलन का एक रिएक्शन। अब प्रगलन के बाद आता है इसका आ जाता है शुद्धिकरण, यानी इसको शुद्ध अवस्था में कैसे प्राप्त करते हैं। तो देखिए इसका कर देते हैं विद्युत अपघटन। क्या कर देते हैं? विद्युत अपघटन करने पर जिंक शुद्ध मात्रा में हमें क्या होती है? प्राप्त होती है। शुद्ध मात्रा में हमें कौन प्राप्त हो जाता है? जिंक। तो आप लिखेंगे कैसे? आप पहले लिख देंगे कि जिंक का एक मुख्य अयस्क सल्फाइड अयस्क कौन सा है? जिंक ब्लेड है, जिसका सूत्र क्या है? ZnS। अगले स्टेप में क्या लिखेंगे कि ये सल्फाइड अयस्क है, तो इसमें क्या होगा? भर्जन। अब भर्जन के अंतर्गत ZnS है, इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में भर्जन करवाते हैं तो जिंक ऑक्साइड बनता है ना, ZnO। अरे जिंक ऑक्साइड ये तो आप जानते हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड, ये इसको संतुलित किया गया है। अब इसके बाद क्या आता है? प्रगलन। तो प्रगलन करने के लिए क्या करते हैं? ये क्षारीय शुद्धि है तो इसमें अम्लीय गालक मिलाकर क्या करते हैं? जिंक सिलिकेट में ये कन्वर्ट हो जाता है और शुद्ध धातु ऊपर मिल जाती है। तो जिंक सिलिकेट धातुमल या मेट होता है, जिसको जो है वात्या भट्ठी से कहाँ निकाल देते हैं? बाहर। इसके बाद इसका विद्युत अपघटन करा देते हैं तो जिंक शुद्ध मात्रा में हमें क्या होती है? प्राप्त हो जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस है। 2 नंबर का प्रश्न था। आप रिएक्शंस को एकदम अच्छे से समझ लेंगे कि कैसे क्या हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहीं पर छोड़ेंगे इसको, आप इसको नोट करते रहिए। समझने वाला है कौन? तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, एक उदाहरण देते हुए संक्षारण की व्याख्या कीजिए तथा संक्षारण से सुरक्षा के उपायों को लिखिए। चलिए संक्षारण से सुरक्षा के उपायों को लिखिए। तो ये पूरा प्रश्न 2 अंक का है, बहुत ज़्यादा प्रश्न है नहीं, 2 नंबर का। तो कह रहा है किसको समझाइए? संक्षारण को समझाइए। तो देखिए संक्षारण, इसको इंग्लिश में कहते हैं करोजन। क्या कहते हैं? करोजन। तो संक्षारण क्या है कि जब धातु क्या करता है? नम वायु या जल या अम्ल के संपर्क में आता है तो धातु के ऊपरी सतह का क्षरण होने लगता है, नष्ट होने लगता है। इस क्रिया को आप क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। आप लिखना चाहें तो लिखते रहिए, कॉपी और पेन लेकर बैठिए, लिखते रहिए। संक्षारण क्या है? तो किसी धातु का वायु, कौन सी वायु? नम वायु और जल या अम्ल के संपर्क में आने पर धातु के ऊपरी परत का क्षरण या नष्ट होने लगता है, उसे क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। अब संक्षारण का कोई एग्जाम्पल अगर आप देखें तो आप लोगों ने देखा होगा कि लोहे की वस्तुओं पर भूरे रंग की परत का जम जाना, या फिर आपने देखा होगा, घरों में ज़्यादातर देखा होगा कि आभूषणों को गर्म पानी से धोते हैं, यानी सोने और किस पर? चांदी पर। ज़्यादातर तो सोने पर नहीं, चांदी पर काली परत का जमना, काली परत का क्या होना? काली परत का जमना। ये भी क्या है? संक्षारण को दिखाता है कि सोने या चांदी पर काली परत क्यों चढ़ जाती है। पीतल पर तो जल्दी चढ़ता नहीं। अगर आप देखेंगे कापर, तो कापर पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, आपकी किताबों में भी दिया गया है। लोहे पर किस वस्तु की? भूरे रंग की परत जमा हो जाती है, जैसे आप लोग खिड़की उड़की देखे हैं बना है, या कांच, मतलब लोहे का कोई भी चीज़ बना है, कुछ दिन बाद अगर बारिश में नमवाई में, बारिश का मतलब वही हुआ पानी या नमवाई में छोड़ दीजिए, या सीधे देखिए एक बर्तन ले लीजिए, उसमें कील को डाल दीजिए, नई कील को डाल देंगे, अपने आप उसमें जंग लग जाएगा। तो देखिए ये हो गया आपका एग्जाम्पल, हो गया उदाहरण, हो गया कि लोहे की वस्तुओं कर जब हम जल में क्या करते हैं? डाल देते हैं। जैसे लोहा है, लोहे को क्या करेंगे? जल में अगर ऐसे ही डाल देंगे तो ये क्या करता है? जल के साथ टाइप
उसका कंपाउंड बना लेता है, इसी को कहते हैं, ये जंग का क्या है, सूत्र है। ये जंग लग जाना, ये किस रंग का होता है, तो ये भूरे रंग का होता है, भूरे रंग का हो जाता है। और यहाँ पर जो आपका सोना या चांदी है Ag। अब ये जैसे जल के संपर्क में या वायु के संपर्क में, वैसे जल के भी संपर्क में आता है और वायु के संपर्क में आता है, तो ये AgO बना लेता है, यानी इसका ऑक्साइड बना लेता है, किसका, सिल्वर का, जो किस रंग का होता है, काले रंग का होता है। किस रंग का होता है, काले रंग का। इसीलिए उस पर काले रंग की क्या जमा हो जाती है, परत, चांदी या सोने पर, और इस पर कौन सा जमा हो जाता है, भूरे रंग की परत जमा हो जाती है। तो ये हो गया आपका संक्षारण। संक्षारण का डिफिनीशन आप देख ही लेंगे। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए इसके बाद क्या मिलने वाला है, कहा है कि बचने के उपाय बताइए। देखिए बचने का उपाय देखिए गजब है। आप ना सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं, मतलब हमारे वातावरण नहीं, हमारे आसपास वो सब घटनाएं क्या हैं, होती रहती हैं, हम देखते हैं, लेकिन उस पर थोड़ा सा फोकस कम करिए। जंग से बचने का उपाय तो एक तो यही होगा, पेंट कर दीजिए, रंग लगा दीजिए, रंग नहीं उसको क्या कहते हैं, पेंट करके, तेल लगाकर, क्या लगाकर, तेल लगाकर, और क्या सबसे बढ़िया जानते हैं क्या है, मिश्र धातु बनाकर। मिश्र धातु बनाकर, देखिए मिश्र धातु बनाकर का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कापर का नॉर्मली अगर कोई चीज़ देखेंगे तो उस पर हरे रंग की परत जम जाती है, जबकि अगर पीतल देख लीजिए, क्या पीतल जो होता है, पीतल पर जल्दी कोई किसी प्रकार का रंग चढ़ता है नहीं, क्योंकि इसमें कापर के साथ साथ कापर प्लस इसमें क्या होता है, जेडेयन मिला होता है, जिंक मिला होता है, जिससे इसमें जल्दी जो है संक्षारण नहीं होता है। संक्षारण को बचाता कौन है, जिंक। देखेंगे जो एल्युमिनियम की जितनी भी वस्तुएं रहती हैं उस पर एक कोटिंग लगा रहता है, तो वो कोटिंग भी जिंक का या फिर किसी अन्य चीज़ का किया जाता है जिसकी क्रियाशीलता कम हो और वो संपर्क में आए जल के या वायु के, तो उसमें किसी प्रकार का जंग न लगे। तो पीतल एक मिश्र धातु क्या हो सकती है, पीतल लेपन करके। अब यसद लेपन करके क्या है कि यसद लेपन का मतलब एकदम सेम समझ लीजिए, किसी धातु की सतह पर जो धातु का पृष्ठ है, धातु का जो सतह जो पृष्ठ है उस पर किसी दूसरे ऐसे धातु की कोटिंग कर दी जाती है जिससे उसमें संक्षारण यानी जंग कम लगता है, उसी को कहते हैं यसद लेपन कह देते हैं। समझ में आ गया। तो 2-3 विधि है बचने का, आप जितना याद कर लें कि संक्षारण कैसे हो, बचाएंगे संक्षारण से आप बना सकते हैं। चलिए लिखते रहेंगे, समझते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर क्या दिया है, आपको दे रहा है कि कैलामाइन से जिंक का निष्कर्षण कैसे करते हैं, रासायनिक समीकरण भी लिखिए। कैलामाइन से जिंक धातु का निष्कर्षण करना है। कैलामाइन है क्या, तो देखिए भैया सबसे पहले तो आप जानिए कि ये जो कैलामाइन है, कैलामाइन न, कैलामाइन ही कि कैलामीन था, कैलामीन है, सॉरी, जो कैलामीन आपको दिया गया है कैलामीन, तो कैलामीन क्या है, तो कैलामीन ये क्या है, जिंक धातु का अयस्क है। जिंक धातु का क्या है, जिंक धातु का अयस्क है कैलामाइन। और इसका जो सूत्र होता है, जो अणुसूत्र होता है वो होता है ZnCO3। तो आपको क्या करना है, ZnCO3 यानी जिंक कार्बोनेट, जिंक CO3 कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट से आपको क्या बनाना है, जिंक धातु आपको प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले देखिए अयस्क किस टाइप का है, तो देखेंगे तो इसमें लगा हुआ है CO2। CO2 को क्या कहते हैं, कार्बोनेट, यानी कैलामाइन एक कैसा अयस्क है, तो ये एक कार्बोनेट अयस्क है। और कार्बोनेट अयस्कों के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर आप कर देते हैं निस्तापन। क्या करते हैं, निस्तापन। निस्तापन करते हैं किस प्रकार के अयस्कों के लिए, कार्बोनेट और कैसा, कार्बोनेट और ऑक्साइड अयस्कों के लिए आप क्या करते हैं, ज़्यादातर आप यूज करते हैं निस्तापन। अब निस्तापन क्या है, तो निस्तापन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी धातु को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। इसमें से अशुद्धियाँ कहाँ निकल जाती है, बाहर, और ज़्यादातर अशुद्धियाँ कौन सी बाहर निकलती हैं, CO2। कौन सी अशुद्धि बाहर निकलती है, CO2। तो चलिए निस्तापन करते हैं। निस्तापन में क्या करेंगे,
जो भी अयस्क है उसको तेजी से हीट करेंगे। देखिए इसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। सल्फाइड अयस्क में क्या होता है, भर्जन, जबकि कार्बोनेट या ऑक्साइड अयस्क में क्या होता है, निस्तापन। तो निस्तापन में वायु की क्या है, अनुपस्थिति। तो यहाँ आपको O यानी O2 लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको हीट करना है। जब हीट करेंगे तो ये ZnO प्लस CO2 में क्या होता है, टूट जाता है, CO2 गैस बाहर निकल जाती है। आपको क्या प्राप्त हो जाता है, जिंक ऑक्साइड। उसमें भी आपको मिल गया था जिंक ऑक्साइड। अब ये जिंक ऑक्साइड मिल गया और जिंक ऑक्साइड का अगले स्टेप में क्या कर दोगे आप, प्रगलन। तो प्रगलन क्या है कि प्रगलन वह प्रक्रिया है जिसमें जिंक ऑक्साइड यानी ऑक्साइड अयस्क को या जो भी अयस्क है उसको जो है उसके गलनांक के उच्च तक हीट कर देते हैं। मतलब जो भी अयस्क होता है उसको पिघला देते हैं। पिघलाने के लिए इसमें भी गालक यूज करते हैं, जैसे कोक या अन्य चीज़ें यूज कर देते हैं इसको गलाने के लिए। तो इसको पिघला देते हैं तो क्या मिल जाता है आपको, देखिए ZnO, और इसको फिर से SiO2 के साथ हीट कर देते हैं, तेज़ी से पिघल जाता है। SiO3 यानी जिंक सिलिकेट फिर से प्राप्त हो जाता है, जो कि क्या होता है, ये धातुमल होता है। धातुमल के रूप में नीचे पेंदी में जमा हो जाता है। इसको क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। और जिंक ऑक्साइड कहाँ निकल जाता है आपका, बाहर निकल जाता है। यहाँ से जिंक और जिंक ऑक्साइड प्लस C से भी अभिक्रिया कर देंगे तो Zn प्लस CO कहाँ निकल जाएगा, बाहर, कार्बन मोनोऑक्साइड, और आपको मिल जाएगा कौन, जिंक धातु। तो जिंक धातु को प्राप्त करने का ये पूरा प्रोसेस है कि जिंक धातु को कैसे प्राप्त करेंगे। रासायनिक समीकरण बहुत ध्यान से और ज़रूर लिखिए आप। अगर रासायनिक, देखिए आप लिटरेचर कम लिखते हैं, लिटरेचर तो याद कर करके लिख देंगे कि ZnCO3 को गर्म करते हैं और जिंक ऑक्साइड और CO2 गैस निकलती है, तो ये क्या हो गया, निस्तापन हो गया, ऐसे लिख दीजिए। फिर जिंक ऑक्साइड का बनता है, इसका नाम जिंक सिलिकेट है। इसका क्या नाम है, इसका नाम है जिंक सिलिकेट। क्या नाम है, जिंक सिलिकेट, जो कि धातुमल के रूप में कहाँ, वात्या भट्टी के पेंदी में जमा हो जाता है। पेंदी के नीचे से इसको क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। इस प्रकार का ये हो गया पूरा प्रोसेस आपका। इसके बाद देखिए आपको एक क्वेश्चन और दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर धातुओं का निष्कर्षण, चैप्टर का नाम ही है निष्कर्षण, बहुत पूछता है। और कुछ लोग हैं कि ये निष्कर्षण पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। धातुएं आपस में अभिक्रिया करके, अर्थात धातुओं को पिघलाकर जब संयुक्त करके कोई यौगिक बनाया जाता है, उसी को क्या कर देते हैं, मिश्रण कर देते हैं, मिश्र धातु कर देते हैं। ठीक है, तो धातुओं को मिलाने से जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हम क्या कर देते हैं, मिश्र धातु। जैसे देखिए मिश्र धातु किसका लिखना था आपको, कापर का एक मिश्र धातु आपको बताना है। कापर का मिश्र धातु बनाना है तो कापर को जानते होंगे Cu। कापर का मिश्र धातु अगर आपको बनाना है तो देखिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल है पीतल। पीतल एक आपका एग्जाम्पल है। इसमें क्या करेंगे, पीतल में आप क्या करते हैं कि लगभग कापर को 70 से 80% कापर ले लेते हैं। इसमें जो है 20% लगभग 30 से 20 ना, 30 से 20% आप किसको मिला देते हैं, 30 से 20% आप मिला देते हैं जिंक को, तो आपको प्राप्त हो जाता है कौन, तो आपको प्राप्त हो जाता है पीतल। तो यहाँ पर 70 से 80% किताबों में कहीं में 80 दिया है, कहीं में 70, यहाँ पर कहीं 20, कहीं 10। तो आप ऐसे रेशियो लिख लीजिए, 70 से 80% कापर, 20 से 30% जिंक को जब मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, पीतल बन जाता है। तो धातुओं को मिलने से पीतल बन गया। तो पीतल एक ऐसी क्या है, तो पीतल एक जो है आपका मिश्र धातु है ना। अब देखिए पीतल के अलावा आप देखिए बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन कापर का एक और कांसा, ब्रॉन्ज मेडल जो मिलता है ना, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज माने, ये ब्रॉन्ज माने कांस्य, बहुत लोगों ने जानते हैं कांस्य पदक है। तो इसमें कापर होता है 88% और यशयन यानी टिन होता है लगभग 12%। तो इन दोनों धातुओं के मिलने से क्या बन गया हमारा, कांसा, यानी वही कांस्य पदक। याद रखिए, आपको याद रहेगा। तो इसे हम क्या कह देते हैं, इसे हम कह देते हैं हमारा ये एक प्रकार का मिश्र धातु कौन है, कांस्य है, एक पीतल है। और इसमें से कोई भी आपको जो याद हो आसानी से, तो कांसा आसानी से आपको याद हो सकता है, पीतल भी याद कर लीजिए। देखिए तो कोई भी एक हो गया, कापर का कौन, मिश्र धातु। अब इसका प्रयोग, किसका प्रयोग लिखना चाहेंगे, तो मिश्र धातु का ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। देखिए हम आपको बता देते हैं किसका, पीतल का। बहुत पीतल का यूज बहुत होता है। देखिए यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। पीतल का उपयोग यही तो है। पीतल का उपयोग क्या है, तो मूर्ति बनाने में,
मूर्ति बनाने में, है ना, और क्या करने में, चिकित्सा में। चिकित्सा मतलब समझ रहे हैं, हड्डी वड्डी टूट जाती है ना, तो वहाँ पर किससे, पीतल का सरिया पड़ता है, पीतल के सरिये को लगाकर वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर ये जो है यूज कर लेते हैं इसको। चिकित्सा में भी इसका प्रयोग होता है, विभिन्न चिकित्सा में प्रयोग कर देते हैं, विभिन्न वस्तुओं के निर्माण में प्रयोग कर देते हैं, किसका, पीतल का। तो पीतल का उपयोग हो गया। और आप खुद पढ़ लीजिए ना, 2-4 आपको मिल रहा है तो आप खुद पढ़ लेंगे ना। चलिए इसको भी मिटाते हैं, आगे देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है, आगे कौन सा क्वेश्चन आपको मिल रहा है। तो मिश्र धातु भी खत्म हो गया। आपको एक प्रश्न पूछा है और ये प्रश्न बड़ा लाजवाब है, बहुत मस्त है प्रश्न। कहा है कारण सहित समझाइए कि क्यों कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की छड़ डालने पर विलयन का नीला रंग धीरे। सबसे पहले आप इसका सूत्र ही बना दीजिए, एग्जाम में एक रिएक्शन लिख दीजिएगा। कॉपर सल्फेट यानी CuSO4, तो CuSO4 है, किस रंग का होता है, नीले रंग का होता है, कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट अगर देखेंगे किसी बर्तन या बीकर में अगर कार्बन सल्फेट के विलयन को लिए रहेंगे आप, ये देखिए कॉपर सल्फेट का ये विलयन बन गया। कॉपर सल्फेट के विलयन में किसको डुबो देना है, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की एक रॉड को डुबो देना है, Fe की रॉड, लोहे की रॉड को डुबो दीजिए। ये किस रंग का था, नीले रंग का था। जब जो है आयरन की छड़ को डुबाए रहते हैं तो ये नीला रंग क्या होता है, धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो देखेंगे ना, इसमें एक सक्रियता श्रेणी का मेन रीजन है। ये जो होता है कॉपर जो है ना, हाइड्रोजन के कहाँ नहीं होता है, नीचे, और Fe कहाँ होता है, हाइड्रोजन के भी कहाँ होता है, ऊपर। तो जो तत्व विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी हम पढ़ाए हुए हैं इसी चैप्टर के पहले लेक्चर में। सक्रियता श्रेणी क्या है, तो सक्रियता श्रेणी हाइड्रोजन के सापेक्ष में निकाले जाते हैं, हाइड्रोजन को मानक मान लिया जाता है, उसके ऊपर जो धातु है वो ज़्यादा सक्रिय है, नीचे वाली धातु कम सक्रिय है, जो इसके ऊपर है वो इससे भी क्या है, सक्रिय है। ये इस प्रकार से हम आपको सक्रियता श्रेणी आपको बताए हुए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो कॉपर कहाँ है, नीचे। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में जब Fe की छड़ को डुबाते हैं ना, Fe क्या करता है, कॉपर को सल्फेट से क्या करता है, हटा फेंकता है और बना लेता है FeSO4, और कॉपर कहाँ निकल जाता है, बाहर। कॉपर अवक्षेप के रूप में बाहर निकलने का मतलब यहीं पेंदी पे आके क्या होता है, जमा हो जाता है। इसीलिए जो ये नीले रंग का था इसका रंग क्या होता है, बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो ये इसी का कारण होता है, क्योंकि कॉपर की क्रियाशीलता कम, Fe की क्रियाशीलता ज़्यादा। Fe कॉपर को हटा देता है और कॉपर का रंग पहले कॉपर सल्फेट के कारण ही तो नीला था, जब कॉपर हट गया तो फेरस सल्फेट बन गया, तो ये नीला रंग नहीं रह जाता, इसका रंग क्या होता है, विलुप्त हो जाता है। तो यही आपसे पूछा था। फिर आपसे पूछा हुआ है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर व्याख्या कीजिए कि क्यों कॉपर तनु सल्फ्यूरिक अम्लों से घुलकर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। कहने का मतलब कह रहा है कि ये जो कॉपर है ना, ये अम्लों के साथ घुलकर हाइड्रोजन विस्थापित क्यों नहीं कर पाता, यही बताइए। तो रासायनिक श्रेणी अगर आप देखेंगे तो यहाँ से पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसी में जो है आपका जिंक, इसी में Fe, इसी में Pb, नीचे जो है कॉपर, Hg, Ag, Au, इस प्रकार से आप देखेंगे तो हमने अगले इसके पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में बताया है, इसका नाम दिया है हमने सक्रियता श्रेणी आपको बताए हैं। तो देखिए कह रहा है ना कि कॉपर जो है अम्लों से हाइड्रोजन गैस क्यों विस्थापित नहीं करती, सक्रियता श्रेणी के आधार पर बताए। तो आप इसका रीजन क्या लिखेंगे, देखिए इसका रीजन बहुत आसान है, किस प्रकार से आपको लिखना है वो भी हम बता देते हैं। कैसे लिखेंगे, तो आप आंसर इस प्रकार से लिखेंगे। हम इसको इसलिए नहीं मिटा रहे हैं कि आप देखते रहेंगे ना, यहाँ पर Hg है, फिर Ag है, फिर Au है, ये आप देखते रहिए कैसे आप लिखेंगे। तो लिखेंगे कि कॉपर धातु, कौन धातु, कॉपर धातु हाइड्रोजन के नीचे स्थित है। कहाँ स्थित है, नीचे स्थित है। कॉपर धातु ऐसे मत लिखिए, इस तरह से लिखिए, कॉपर धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में, किसमें, विद्युत रासायनिक श्रेणी का नाम लिया है ना, तो रासायनिक आप दिखा दीजिए कि कॉपर धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे स्थित है, इसलिए
इसलिए यह अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता है। तो आप लिख देंगे, कोई भी अम्ल ले लीजिए, H2SO4 ले लीजिए, Cu रिएक्शन दिखा दीजिए, तो यहाँ लिखेंगे कोई अभिक्रिया नहीं, मतलब ये अभिक्रिया करेगा भी नहीं, अगर करेगा भी तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस को मुक्त नहीं कर सकता। आप कोई भी अम्ल ले लीजिए, आप HNO3 भी ले सकते हैं, ये क्या करेगा, कोई अभिक्रिया नहीं, या अभिक्रिया करेगा भी तो कभी भी हाइड्रोजन, जब अभिक्रिया करेगा ही नहीं, अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन मुक्त नहीं होने लगेगा, कोई अभिक्रिया नहीं, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन के कहाँ स्थित है, नीचे। तो जो ज़्यादा बलवान है, जो मजबूत है, उससे कोई चीज़ छीनना आसान है, देगा ही नहीं, पीटेगा ऊपर से। तो वही हाल है। तो ये हाइड्रोजन यहाँ से विस्थापित भी नहीं होता, इनका कोई रोल नहीं, आएंगे मिलेंगे वैसे ही, कोई अभिक्रिया नहीं, काम खत्म। समझ